तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और बहुत ही अहम मुकदमा जो है उसकी समाअत का बाकायदा आगाज़ हुआ है। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, उन्होंने नेशनल अकाउंटेबिलिटी कानून के ऊपर जो तरमीम लाई गई हैं उनको जो हमने चैलेंज किया है उसके ऊपर अपने दलाइल का आगाज़ किया है। आज जो ज़्यादातर प्रोसीडिंग्स रही हैं वो पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी या एहतसाब का जो कानून है उसकी जो तारीख़ है उसके ऊपर मरकूज़ रही हैं कि कैसे यहाँ पर कैसे मुख्तलिफ़ हुकूमतों के दौरान मुख्तलिफ़ क़वानीन बनते रहे और कैसे हम यहाँ तक पहुँचे। कल से जो मौजूदा तरमीम हैं उन्होंने एहतसाब के अमल को कैसे इफ़ेक्ट किया और आइन के अंदर दी गई लिमिटेशंस को किस तरह से बिल्कुल ख़त्म कर दिया, उसके ऊपर दलाइल जो हैं वो शुरू होंगे। बुनियादी मसला जो इस पिटीशन में हमने लेके आए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो बड़ी तस्वीर है वो ये है कि पाकिस्तान में जो एडवर्सोरियल सिस्टम है वो मुकम्मल तौर के ऊपर बैठ गया है। जो जस्टिस सिस्टम है हमारा, निज़ाम इंसाफ जो है पाकिस्तान में, वो मुकम्मल तौर के ऊपर बैठ गया है। उसकी वजह क्या है कि हमारा जो सिस्टम है, जो कॉमन लॉ सिस्टम जिसको हम कहते हैं, वो एडवर्सोरियल सिस्टम है। एडवर्सोरियल सिस्टम क्या होता है कि उसके अंदर एक वकील मुल्ज़म के हक़ में दलाइल दे रहा होता है, दूसरा वकील मुल्ज़म के ख़िलाफ़ दलाइल दे रहा होता है और जज दोनों वकीलों को सुन के फ़ैसला करता है। जब से ये हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई है, मुल्ज़मान फ़ैसला कर रहे हैं कि हमारे ख़िलाफ़ वकील कौन होगा, मुल्ज़मान फ़ैसला कर रहे हैं हमारे केस की तफ्तीश कौन करेगा, जिसके नतीजे में जो हमारा अदालती निज़ाम है वो मुकम्मल तौर के ऊपर एहतसाब का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो तो बिल्कुल ही बैठ गया है। आपने देखा कि जिस तरीके से मरियम नवाज़ शरीफ की ज़मानत हुई, जिस तरीके से इसहाक डार वापस आए और जिस तरीके से शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के केसेस को डील किया जा रहा है, वो हमारे अदालती निज़ाम की, हमारे निज़ाम इंसाफ की मुकम्मल नाकामी की जो है उसकी निशानदही करता है। आप देखिए कि 24 अरब रुपए का केस है शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ऊपर। इसी तरीके से मरियम नवाज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अरबों रुपए की हैं। हसन नवाज़ ने तो सिर्फ एक अपार्टमेंट जो है वही $100 मिलियन का बेचा है। और इसी तरीके से इसहाक डार के ऊपर जो केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, वो अरबों रुपए के। एक तरफ 1100 अरब रुपए के जो रेफरेंसेस हैं जो नैब के पास थे उनको ख़त्म कर दिया गया है। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म यानी क्राइम मिनिस्टर साहब की सरबराही में पूरी हुकूमत पूरी दुनिया से मांगने के धंधे पे लगी हुई है। एक तरफ आप पूरी दुनिया से पैसे मांग रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपनी करप्शन जो है उसको लेजिटिमाइज़ कर रहे हैं। इसके नतीजे में पाकिस्तान आलमी सतह के ऊपर एक बिल्कुल ही तमाशा लग गया। दूसरा ये कि ये जो हुकूमत है इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के रास्ते खोल दिए हैं। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है, अब उसके बाद 2 अहम तब्दीलियाँ जो नैब के लॉ में आई। नैब का कानून जो सबसे अहम तरमीम थी या जो सबसे अहम उसकी शिक थी वो ये थी कि अगर मेरे पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं तो मैंने ये जवाब देना था कि अरबों रुपए मेरे पास कहाँ से आए। अब ये तरमीम करके ओनस जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है कि नहीं, नैब या हुकूमत बताएगी कि अगर मेरे पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी आई है तो ये कहाँ से आई है, कैसे आई है। उसके बाद जो इन्होंने दूसरी बड़ी तरमीम की वो ये की कि जो बाहर से आने वाली एक इमदाद थी, यानी आप बाहर के मुल्क को लिखते हैं वो आपको जवाब देते हैं, उसको जो है इन्होंने इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद जरदारी ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान की जो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो इस वक्त मुल्क से बाहर पड़ी हुई हैं, अमली तौर के ऊपर उनको सुराख लगाना, उनको पाकिस्तान वापस लेके आना तकरीबन नामुमकिन है।
और सबसे ज़्यादा मजाक ये है कि आप जब आपकी हुकूमत नहीं है और मुल्क में एक इंडिपेंडेंट केसेस चल रहे हैं तो उस वक्त आप मुल्क से बाहर फरार हो जाएं और आप डील करें, डील के बाद वापस आएं और अपने केसेस ख़त्म करें। जिस तरीके से अब मरीम नवाज़ का केस ख़त्म हुआ, अब नवाज़ शरीफ के केसेस ख़त्म करने की कोशिश और एफ़र्ट जो है वो हो रही है। हम इस मुद्दे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का जायज़ा लेगी। और ये क्राइसिस भी इस वजह से पैदा हुआ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त मुल्क में आम इंतखाबात की तरफ हम गए होते तो ये क्राइसिस जो है ये पैदा ना हो। शुक्रिया। ओके, अच्छा सवाल ही नहीं तो यही नहीं तो मैं तो वो करो। अच्छा सर ये बताइएगा कि इस पर जो सैलाब आए हुए हैं मुल्क के अंदर, और ऐसा बेहतर नहीं हो सकता कि मुहज़्ज़ब मुल्कों की तरह जहाँ तमाम हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें मिल बैठ कर जो एक आफत आई होती है कुदरती, वहाँ पर लोगों की मदद के लिए निकलते हैं, क्योंकि बुनियादी मकसद तो क्लेम आपका भी यही है कि आप आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। जितनी भी सियासी जमातें हैं उनका क्लेम यही है कि ऐसे वक्त के ऊपर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करने का जो है वो ऐलान करने जा रहे हैं। देखिए आप नहीं समझते कि वो लोग जो करोड़ों लोग या लाखों खानदान जो हैं वो खुले आसमान के नीचे मौजूद हैं। हमने सारे सैलाब ही रोकने हैं। करप्शन का सैलाब रोकना भी सियासतदानों के ज़िम्मे है। करप्शन का सैलाब रोकना भी जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी है। सो ये जो सैलाब आए हैं या लाए गए हैं, हमें तो ये भी नहीं पता कि सिंध में जो इलाके डूबे हैं वो इलाके सैलाब की वजह से डूबे हैं या इस हुकूमत की वजह से डूबे हैं। क्योंकि आप देखें सैलाब पंजाब में तो वो तबाही नहीं हुई, खैबर पख्तूनख्वा में तो वो तबाही नहीं हुई। क्यों उन सूबों में तबाही हुई है जहाँ करप्शन का रेट इतना ज़्यादा है? इसीलिए हम समझते हैं कि अकाउंटेबिलिटी लॉज इसीलिए ज़रूरत है। आपने जो कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान की और फिर सिंध के तो खैर किसे सभी को पता है, उसके अगर आपने इंटरव्यू सुना हो, वो कह रहा है 50% से ज़्यादा जो इरिगेशन में हमने बंद बनाने थे, जो हमने बनाना था, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, वो तो करप्शन में चला गया है। तो वहाँ पे सैलाब कैसे रुकेगा? तो अगर हर कोई मुकाबला ही नहीं, जो खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में तो ना बिल्कुल तबाही बहुत कम हुई है, बहुत कम तबाही हुई है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि करप्शन का सैलाब रोक रहे हैं। मुझे मालूम है कि कुछ लोगों का दिल है कि सैलाब की आड़ में इस हुकूमत को चलता रहने दें, ये नहीं होगा। बात तो ये बताएं कि खान साहब का एक नैरेटिव रहा आर्टिकल 62 के हवाले से, भले मैं भी जाऊं, ये आर्टिकल नहीं चेंज होना चाहिए। आज जब कोर्ट में आके आपने कुछ हमारे साथियों के साथ गुफ्तगू किया, आपने कहा कि ये कानून गलत है, आर्टिकल 62 तब्दील होना चाहिए। क्या इसे आपका मौक़िफ़ समझा जाए? आप इमरान खान के तर्जुमान हैं या फिर उनका मौक़िफ़? नहीं, मेरी बात सुने, मैंने बड़े वाज़ेह कहा है। मैं इसके ऊपर यकीन समझता हूँ कि कोई भी ऐसा कानून नहीं होना चाहिए जिसकी तारीफ़ ना हो। अगर आपने मुबहम लफ्ज़ रखेंगे उसके नतीजे में कानून के मिसयूज़ की जो है वो बढ़ जाती है। जब भी आर्टिकल 61(2)(f) की आपने वर्ड चेंज करने नहीं करने, आपको उसकी इंटरप्रिटेशन तो करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप ये कह दें कि उसकी डेफिनेशन कोई नहीं है, वो जज टू जज डिफ़र करेगी। हमें जुडिशरी के अंदर इस्लाहात की ज़रूरत है। एक शख्स को सामने रख के नहीं इस्लाहात होती, इसीलिए एक वाइडर कंसेंसस की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह नए इंतखाबात के बाद अगली पार्लियामेंट इस पर गौर करेगी। देखें, मुज़ाकरात, हम पाकिस्तान में फ़साद के बग़ैर इंतखाबात तक पहुँचना चाहते हैं। उसके लिए हम हुकूमत से भी बातचीत करना चाहते हैं। उसके लिए हम पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका सियासी किरदार है, ये तो बदकिस्मती है और सियासी जमातों का फेलियर है कि वो इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे उसके रूल ऑफ गेम है ही नहीं है। तो जिसका सियासी किरदार है उसके साथ हम इनफॉर्मल जो गुफ्तगू है वो करेंगे। और हम ये समझते हैं कि फ़साद के बग़ैर हमें इंतखाबात तक बढ़ना चाहिए। और हम तो असल तो देखिए पाकिस्तान में होना तो ये चाहिए कि सियासी जमातें आपस में बैठ के बात करें और एक रूल ऑफ द गेम जो है उसको तय करें। वो कर नहीं रहे तो फिर उन्होंने ही करनी है। और वैसे भी ये हुकूमत बेचारी के पास अथॉरिटी तो है नहीं, हर फैसला उन्होंने करना होता है। ये हुकूमत तो साइड पे बैठी दही खा रही है। ये बताइएगा, तो कहते हैं कि मौजूदा जो हुकूमत है, ये जो सियासी जमातें, इनके साथ हम बैठ नहीं सकते। इलेक्शन कल जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया मोहन सलाई के हक में, 24 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस कल अदम कर दिया गया, उस पर भी आप सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि इंटरवेंशन की जाए? बात यह है कि जो केसेस इन्होंने किस कानून के तहत हुए हैं,
अगर तो अमेंडमेंट के कानून के तहत हुए हैं। हमारा इस हुकूमत से ये नहीं है कि केसेस क्यों कोई बरी होता है। प्रॉब्लम ये है कि आप मुखालिफ वकील भी आप लगा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन भी आप कर रहे हैं। मोनस अलाई के केस में तो वफाकी हुकूमत केस परसू कर रही है ना। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ केस है, उसका चाचा उसका वकील लगा रहा है। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस है, वो खुद उसके ख़िलाफ़ वकील लगा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन टीम लगा रहे हैं। तो मोनस अलाई का केस इसलिए इनसे मुख्तलिफ है कि वो तो वफाकी हुकूमत आए अपील करे अगर सही नहीं हुआ फैसला। कि ताहयात नायली के हवाले से जब जहांगीर तरीन साहब को ताहयात नायल किया गया था तो आपने बड़े वोकली बड़ा लाउड एंड क्लियर कहा था कि गलत फैसला आया है, उनकी ताहयात नायली नहीं बनती। आप समझते कि ताहयात नायली नहीं बनती जहांगीर तरीन? देखिए, मेरे ख्याल में जो ताहयात नायली वाला मामला है ना, उसको भी अगला पार्लियामेंट जो है वो आके उस जहांगीर तरीन साहब के उस केस में फैसला सही नहीं था, कोई शुबह ही नहीं। जहांगीर तरीन की ताहयात नायली नहीं बनती थी और वो तो अब खैर बातें भी शुरू होगी, बैलेंस के चक्कर में हो गया था। लेकिन बहरहाल मेरी नज़र में जो अगली पार्लियामान आएगी, और मैं तो समझता हूँ सियासी जमातों में ये फ्रेमवर्क तय होना चाहिए। नाअहली के ऊपर आप हमारी क्या राय है, या 62-63 के ऊपर क्या राय है। फिर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात देखें, जजेस की इंडक्शन नहीं इस तरह दुनिया में होती कि सिर्फ जज ही जो हैं वो जजों को लगाएंगे और उतारेंगे भी वही। या पार्लियामेंट का फंक्शन होगा वो जज लगाने का और उतारने का जजेस के पास होगा, या लगाएंगे जजेस और पार्लियामेंट उतारेगी। दोनों फंक्शन एक इदारे को तो नहीं दिए जा सकते। तो इस तमाम मामले के ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ को फ्रेमवर्क तय करना चाहिए। और दूसरा मेरी समझ में तो ये भी है कि जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है उसके ऊपर भी बैठ के तय करें। ये नहीं करेंगे तो फिर वही करते रहेंगे। तो साहब आखिरी सवाल है, क्या साइफर आते आते इमरान खान साहब जेब में डाल के ले आए थे या किधर गया? साइफर की ओरिजिनल कापी जो है वो वहाँ पे पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है। आप सारे लोग तो यहाँ पे है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास, आपको जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि साइफर की ओरिजिनल की कॉपी आपके पास है या नहीं है, और फिर कि उसके ऊपर क्या इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कमीशन बनना चाहिए, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बना रही। थैंक यू।